Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, in this lecture we are going to start a very new article, that is life cycle of a star. So basically in this lecture we are dealing with the birth of a star as well as the death or the ending of the stars as well. So let's start from the first slide. So students, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार को स्टार्ट करने से पहले समझना है वो हमारे पास एक वर्ड है नेब्यूला। स्टूडेंट्स याद रखिएगा नेब्यूला होता क्या है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट नेब्यूला का जब भी जहन में आए तो आपका एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि जिस तरह अर्थ के ऊपर ह्यूमन बर्थ के लिए हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इसी तरह नेचर ने स्टार की बर्थ के लिए नेब्यूला को सेलेक्ट किया हुआ है। बस यही कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। ये नेब्यूला होते क्या है? नेब्यूला बेसिकली डस्ट पार्टिकल और गैसेस का एक क्लाउड होता है जो कि अर्थ से काफ़ी दूर कहीं ना कहीं स्पेस में, कहीं ना कहीं यूनिवर्स में मौजूद होता है। और इसी नेब्यूला को हम स्टार नर्सरीज भी कहते हैं, क्योंकि स्टार जब तक प्रॉपर तरीके से उसका बर्थ नहीं होता तब तक वो लगातार इसी नेब्यूला के अंदर रहता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो नेब्यूला है, ये क्वेश्चन जहन में आपके आएगा कि ये आते किस तरह है। चले, स्टार तो इनके अंदर आ जाता है किसी न किसी बहाने से, ये किस तरह से पैदा होते हैं। तो याद रखिएगा इनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट वेज से होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोई स्टार एक्सप्लोड हुआ तो उसके रिजल्ट में एक नेब्यूला एक प्रोड्यूस हो जाएगा, ऑलराइट। और किसी तरह अगर दो चीज़ों का कोलिजन हुआ तो वहाँ से भी नेब्यूला के प्रोडक्शन के चांसेस बन जाते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं नेब्यूला है। और नेब्यूला है कि बेसिकली डस्ट पार्टिकल और गैसेस का एक क्लाउड है जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स में प्रेजेंट है। इसको हम स्टार नर्सरी भी कहते हैं क्योंकि स्टार ने इसके अंदर ही बॉर्न होना होता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है डस्ट का। ये डस्ट कोई अर्थ की गर्दो गुबार नहीं है, ये बेसिकली माइक्रोन साइज के पार्टिकल हैं जो कि आपको सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम के मौजूद होते हैं। ये पार्टिकल्स किसके अंदर? नेब्यूला के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये लाइंस पढ़ लीजिएगा जो कि इस स्लाइड में मैंने मेंशन की हुई हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये बेसिकली एक एनिमेटेड डायग्राम है नेब्यूला की जो कि एक यूनिवर्स के अंदर है और हम हबल स्कोप से बेसिकली आई थिंक सो ये जूम कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट कलर से शो करवाया गया है इसी एनिमेशन में बेसिकली नेब्यूला को। और ये बेसिकली मैंने एक एनिमेशन इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे कि जब भी एक सुपरनोवा का एक एक्सप्लोजन होता है, स्टार एक्सप्लोड्स होते हैं, तो उसके रिजल्ट में बेसिकली जो डस्ट और गैसेस एक्सपैंड होती हैं उससे नेब्यूला का एक बर्थ हो जाता है। ऑलराइट, सो आपने नेब्यूला की बर्थ में नहीं जाना, हम नेब्यूला से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे इसको हम लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेब्यूला बेसिकली है क्या? नेब्यूला के अंदर गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ही वायलेंटली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और एक तूफान अंदर मचा होता है नेब्यूला के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपने नेब्यूला के अंदर दो कॉन्सेप्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट ये है कि नेब्यूला के अंदर बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा होता है। और ये प्रेशर आप सिंपल से ऐसे ही ले लें जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर एक बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा होता है जब अंदर उसके कोई ना कोई खाना बन रहा होता है। ऑलराइट, अब ये प्रेशर क्यों आता है, कहां से आता है? तो इसका सेम कॉन्सेप्ट यही है कि स्टूडेंट्स के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और इस रिजल्ट में जो प्रेशर जनरेट होता है वो आउटवर्ड जनरेट होता है। अब स्टूडेंट्स अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर आउटवर्ड जनरेट हो तो नेब्यूला तो हर टाइम एक्सपैंड ही करता रहे ना, फिर तो हमें हर जगह नेब्यूला नजर आना चाहिए। लेकिन नेचर ने क्या रखा है, अब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेब्यूला के अंदर होती है जो कि इस आउटवर्ड प्रेशर को बैलेंस आउट करती है। दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक स्टेबल नेब्यूला अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता रहता है। ऑलराइट, इस चीज को जरा दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से। एक चीज मैंने आपको बता दी, प्रेशर का समझा दिया,
एक चीज मैंने आपको बता दी ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सर ये कहां से आई, इसका जरा हमें बता देते हैं। इसका मैं आपको समझा देता हूं। ओके, अब जरा ध्यान से देखिएगा। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट था स्पेस टाइम बेंड का। तो आइंस्टाइन ने कहा कि इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स और पूरी की पूरी स्पेस एक चादर की तरह है, एक फैब्रिक की तरह है, और अगर उसी फैब्रिक के अंदर आप कोई भी मैस इसी स्ट्रेट फैब्रिक के ऊपर अगर आप प्लेस करते हो तो ये जो फैब्रिक है ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा, और अंदर की तरफ बेंड होगा तो इसी फैब्रिक में ये कर्व एरियाज प्रोड्यूस हो जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्ट करेंगे। इस चीज को जरा दोबारा सुनिएगा, क्योंकि मैं जब भी स्पेस टाइम बेंड का वर्ड बोलूंगा तो आपने फौरन से समझ जाना है कि मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट्स देखिए जरा, ये क्या लिखा है, ये लिखा है स्पेस इज लाइक अ फैब्रिक। तो ये तो आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिन कर लो स्पेस आपकी कैसे है, एक चादर की तरह है, एक फैब्रिक की तरह है। जैसे ही आप उसके ऊपर कोई ना कोई मैस या कोई ना कोई एनर्जी को उस फैब्रिक के ऊपर प्लेस करते हो तो उसकी वजह से, उस वजन की वजह से, उस वेट की वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, इस फैब्रिक में एक कर्व क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स, जो कि सिंपल सी बात है। आई होप सो कि आपको इमेजिन हो गया होगा। ओके, अब इस कर्व एरिया के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी खास वेलोसिटी है अगर वो आ गया तो वो क्या करता रहेगा, लगातार इस सर्कुलर राउंड में वो मूव करता रहेगा। और कुछ यही हाल है स्टूडेंट्स हमारे सोलर सिस्टम का, कि जिसमें सन ने अपने बहुत ही हैवी मैस या हैवी वेट की वजह से इस स्पेस फैब्रिक में एक बेंड पैदा किया हुआ है। इस कर्व बैंड्स की वजह से हमारी जो अर्थ है, जो मार्स है, जो जुपिटर है, जो यूरेनस है, जो एस्टेरॉइड्स है, जो कॉमेट्स है, वो लगातार इस सन के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेस टाइम बेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब देखें ना, अगर ये स्लोप डाउनवर्ड हो, ये स्लोप अर्थ की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब साफ साफ है स्टूडेंट्स कि इस स्लोप में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स फील होगी टुवर्ड्स दिस अर्थ और टुवर्ड्स the sun as well. Okay, so this band behavior appear as the gravitational force for the lighter object. तो आइंस्टाइन ने कहा था कि मैस भी बेंड प्रोड्यूस कर सकता है एज वेल एज एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है। ऑलराइट, सो हम इस स्लाइड पे वापस चलते हैं। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे नेब्यूला की, और मैंने आपको बताया कि जब एक नेब्यूला अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है या अपनी एक स्टेबल स्टेट में होता है तो वो जो अंदर का आउटवर्ड प्रेशर होता है वो बैलेंस आउट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसका मतलब है कि नेब्यूला के अंदर ये जो डस्ट और गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये जो नंबर ऑफ गैसेस हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये नेब्यूला के अंदर स्पेस टाइम बेंड पैदा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आउन वेट। ऑलराइट, तो इस वेट की वजह से नेब्यूला के अंदर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स हर टाइम एग्जिस्ट कर रही होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैस। ऑलराइट, सो अब नेब्यूला के अंदर है क्या, एक तरफ आपके पास है आउटवर्ड प्रेशर, वो कोलिजन की मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से है। ऑलराइट, और टेम्परेचर हाई है इस वजह से भी है, और दूसरा रीजन ये है कि उस आउटवर्ड प्रेशर को बैलेंस कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से आपके पास क्या है, नेब्यूला अपनी नॉर्मल या अपनी स्टेबल स्टेट में रहता है। ऑलराइट, और यही हाल हमारे कुछ सन का भी है कि सन के अंदर भी जो गैसेस, जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो तो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस आउट करते हैं और सन अपनी स्टेबल कंडीशन में रहता है। ठीक हो गया, आसान हो गया। तो अब यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक मेरे पास नेब्यूला है जिसके अंदर दो फैक्टर हैं, एक इंटरनल प्रेशर है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करती हैं और आपके पास जो नेब्यूला है वो क्या रहता है, वो एक स्टेबल स्टेट में रहता है। स्टूडेंट आई होप सो यहां तक आपके लिए नेब्यूला के बारे में जानना काफी होगा। बस आपने ये जो लाइन्स है ये अपने पास अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो जाए। ओके स्टूडेंट, हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट्स की। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का
टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करते हैं, उस कट की वजह से, उस डिस्टरबेंस की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट होता है। दैट्स मीन विदाउट द यूजेज ऑफ द बैटरी आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? करंट को प्रोड्यूस कर रहे हो। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यहां पे लाने लगे हैं स्टूडेंट्स। एक नेब्यूला जो कि अपनी स्टेबल कंडीशन में है, तो वो नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स हम नेब्यूला के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, याद रखिएगा डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, उस डिस्टरबेंस की वजह से कुछ ऐसा होता है कि जो स्टार उस नेब्यूला के अंदर अपना बर्थ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये स्पेस टाइम बेंड का मैंने आपको समझा दिया। अब हम आ रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर। तो आपने पहले पढ़ना नहीं है इस पूरी की पूरी थ्योरी को, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा ताकि आपको फिर बाद में समझने में कुछ इशू ना हो। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या बात की, मैंने बात यहां से स्टार्ट की कि हम नेब्यूला के अंदर क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं। नेब्यूला के अंदर हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने लगे। ऑलराइट, अच्छा अब वो डिस्टर्बेंस कैसे होगी? वो डिस्टर्बेंस हो सकता है नेब्यूला कोई आसपास के उसके हमसाए में एक सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हो। सुपरनोवा क्या होता है हम उसमें बारे में इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे। बस इमेजिन कर लो एक बड़ा सा धमाका हुआ, स्टार फट गया, ऐसे समझ लो। ओके, इस स्टार के एक्सप्लोजन की वजह से, इस सुपरनोवा की एक्सप्लोजन की वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस होती हैं, और जब ये शॉक वेव नेब्यूला से कोलाइड करती हैं तो नेब्यूला के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है। नेब्यूला के अंदर कुछ इस तरह से भी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है स्टूडेंट्स कि अगर वो नेब्यूला किसी मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आ जाए तो नेब्यूला के अंदर फिर भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी। ऑलराइट, या यही नेब्यूला किसी न किसी गैलेक्सी से कोलाइड कर जाए, किसी न किसी प्लैनेट से, किसी न किसी स्टार से कोलाइड कर जाए तो तब भी डिस्टर्बेंस पैदा होगी, या ग्रेविटेशनल और रेडिएटिव इन्फ्लुएंस से भी आपका जो नेब्यूला है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑलराइट, अब याद रखिएगा स्टूडेंट, ये इतनी ज्यादा बातें आपने याद नहीं रखनी, ठीक है, लेकिन चूंकि आपने दुनिया का मुकाबला नॉलेज से करना है, अपने ग्रेड से नहीं करना, इसलिए हम चीज़ों को डेप्थ से पढ़ेंगे। लिहाजा अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो इतनी डेप्थ से आप याद नहीं कीजिएगा, ऊपर ऊपर से याद कर लीजिएगा, मेन बातें याद कर लीजिएगा, उतना भी काफ़ी होगा आपके आईजीसी सिलेबस के मुताबिक। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे नेब्यूला के अंदर हमने डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। ओके, अब याद रखिएगा डिस्टर्बेंस से होता क्या है? डिस्टर्बेंस से ये होता है नेब्यूला के अंदर कि इसके कुछ एरियाज लो डेंसिटी वाले हो जाते हैं और कुछ एरियाज हाई डेंस हो जाते हैं। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, नेब्यूला के अंदर डिस्टर्बेंस से हुआ क्या? कुछ एरियाज हाई डेंस हो गए। ऑलराइट, दैट्स मीन वहां पे मैसेज ज्यादा इकट्ठे हो गए डिस्टर्बेंस की वजह से, और कुछ एरियाज में मैसेज की जो डेंसिटी है वो कम है या नॉर्मल है। तो जिस जगह पे हाई डेंस एरिया क्रिएट हुआ है, हाई डेंस मैस इकट्ठा हो गया है, मैस की क्वांटिटी वहां पे ज्यादा हो गई है ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नेब्यूला, वहां पे स्टूडेंट्स मैस के हायर इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्पेस टाइम बेंड होगा। तो इसका मतलब है वो रीजन जहां पे हाई डेंसिटी है, अब वहां पे एक भंवर क्रिएट होगा, एक स्विरलिंग क्लाउड जनरेट होगा। जैसे दरिया में एक भंवर होता है और पानी उसको रोटेट करते करते नीचे ले जाता है, कुछ इसी तरह का स्विरलिंग क्लाउड यहां पे क्रिएट हो जाता है उस एरिया में स्टूडेंट्स जहां पे डेंसिटी हाई है। ओके, अब इमेजिनेशन में जरा जाना स्टूडेंट्स, आपने देखे एक पूरा नेब्यूला आपके सामने, अब उस रीजन पे फोकस करो जहां पे डेंसिटी बड़ी हाई है। वहां जहां पे डेंसिटी हाई है वहां पे स्पेस टाइम बेंड ज्यादा है, दैट्स मीन वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब है कि वो एरिया जहां पे डेंसिटी हाई है वो साइड से डस्ट पार्टिकल और गैसेस को पकड़ पकड़ के उस एरिया के अंदर लेके आने की कोशिश करेगा जहां पे डेंसिटी हाई है या जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हाई है। ऑलराइट, इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे मैसेज इकट्ठे होंगे वो एरिया ज्यादा डेंस होगा, वहां पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होगी, और जैसे जैसे ये मामला आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैसेज इकट्ठे होंगे और एक ये रीजन हद से ज्यादा हाई टेम्परेचर रीजन हो जाएगा, हाई प्रेशर रीजन हो जाएगा, हाई डेंस रीजन मजीद ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये प्रोसेस सारा का सारा जारी रहेगा। कहां पे जारी रहेगा? इस रीजन को हम कहेंगे कोर कहेंगे।
ऑलराइट, अब इन लाइंस को पढ़ लेते हैं, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस disturbance, gravitational force because of the density difference inside the nebula starts dominating by pulling dust and gases towards the center. I hope so students आपके लिए अब आसानी हो रही होगी, ठीक है, यही मैंने बताया। The dust and the gases in a nebula are very spread out, but the gravity slowly began to pull together clumps of dust and gas. As these clumps get bigger and bigger, their gravity gets stronger and stronger, hence pulling more and more material टूवर्ड द सेंटर नोन एज कोर। तो इस एनिमेशन में स्टूडेंट्स अब देखिएगा, ये देखिए ये रीजन कौन सा है, ये हाई डेंस रीजन है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये स्विरलिंग क्लाउड्स हैं गैसेस के, डस्ट पार्टिकल के, जो कि घूमते 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 किसके अंदर गिर रहे हैं, कोर के अंदर गिर रहे हैं। कोर पहले छोटा था, मैसेस के इकट्ठे होने की वजह से ये अब कोर बड़ा होता जा रहा है स्टूडेंट्स। ये देखिए इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स भी आके गिरना शुरू कर रहे हैं इस कोर के अंदर। अब जरा स्टूडेंट्स एक बात एक और याद रखिएगा कि जब भी आपने विलेज वगैरह गए हो, गांव वगैरह गए हो, और वहां पे कभी आपने लस्सी बनते हुए देखी हो, पंजाब की साइड पे तो आज तक भी ये चीज बनती है, तो कभी आपने देखा है कि लस्सी जो है वो कुछ इस तरह बन रही होती है जैसे यहाँ पे बन रही है, कि एक स्टिक को किस तरह घुमाया जा रहा है इस लस्सी के पोर्शन के अंदर, जिसमें दही और पानी को ऐड किया गया होगा ऑब्वियसली, इसमें बड़ी स्पीड से रोटेट किया जा रहा है। ये बात समझ आ गई कि नहीं आगे? ये रोटेशन चलती रहती है तकरीबन 15 से 20 मिनट, इस चीज को लगातार 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 रोटेट करवाया जाता है स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने करवाया जा रहा है। और जैसे ही जब लस्सी तैयार होती है तो आपको सिर्फ लस्सी नहीं मिलती, आपको उसके अंदर से मक्खन भी मिल जाता है, बटर भी मिल जाता है। ये क्या मामला हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब है जैसे ही आपने रोटेट करवाया एक लस्सी के अंदर, किसी भी स्टिक को स्पीड से रोटेट करवाया, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इस रीजन को हाई डेंस रीजन बना लेते हैं। वो देखिए इसके इस सारे प्रोसेस से क्या निकल रहा है, ये बटर की इतनी बड़ी एक डली सी यहां पे इतनी बड़ी बाहर आ गई, हालांकि ये पहले तो नहीं थी। ये सिर्फ रोटेशन की वजह से स्टूडेंट्स ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जो सारा का सारा बटर है ये सारा का सारा एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। स्टूडेंट्स इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है कि जब ये स्विरलिंग क्लाउड हद से ज्यादा बढ़ता रहता है, इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, हाई डेंसिटी की वजह से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से एक तूफान मच जाता है इस कोर में, जो कि नेब्यूला के सेंटर में प्रेजेंट है। मटेरियल और ज्यादा इकट्ठे होते हैं, यहां पे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता है और एंड प्रोसेस कुछ इस तरह से चलना शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर शुरू हो जाता है कि ये जो सेंटर कोर है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये साइडों से मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को ब्रेक करके अपने अंदर और ऐड करना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है स्टूडेंट्स कि इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ऑलराइट, इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है कि हद से ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो हाइड्रोजन इसमें मौजूद है नेब्यूला के अंदर, जो गैसेस मौजूद है, जो हीलियम मौजूद है, हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं और फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हीलियम जनरेट होती है और इनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक हो गया? तो अब आपने इन लाइंस को जरा पढ़ लीजिएगा। ड्यू टू स्विरलिंग मोशन ऑफ द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स द कोर गेट्स डेंसर एंड डेंसर, हेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टार्ट increasing up to the extreme point, whereas the outer edges of the nebula are not so hot. As a result of fragmentation occur, which triggers the fusion reaction as well. Fragmentation students कहते हैं breaking down को। Alright, आप molecules को break कर रहे हो, आप molecular क्लाउड्स को ब्रेक कर रहे हो, ठीक हो गया? तो आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेगमेंटेशन इज बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड इनटू द स्मॉलर एंड डेंसर क्लम्प्स। ऑलराइट, सो बेसिकली यही है कि मॉलिक्यूलर क्लाउड को ब्रेक करके कोर में इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। कोर बड़ा ही कंपैक्ट और एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑलराइट, सो आपने अब देखा
कि बेसिकली हो क्या रहा है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसकी वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट्स, आप ये वर्ड बेशक नहीं लिखिएगा फ्रेगमेंटेशन का, लेकिन रियलिटी यही है कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को ब्रेक किया जाता है और अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्यूजन रिएक्शन को भी स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से मिलती है, हाई टेम्परेचर से मिलती है, हाई प्रेशर रीजन से मिलती है, और बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है और एनर्जी हद से ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। देन फ्रेगमेंटेशन causes these clouds to contract, which are called protostar. So protostar एक बेसिकली एक कह सकते हैं कि एक आपके पास एक प्रोटोटाइप टाइप का एक स्टार मॉडल है, जो कि स्टार से कुछ देर पहले एक प्रोटोस्टार बनता है। ऑलराइट, सो a ball of hot gases form in the center of the swirling gases of the accretion disk known as the protostar, and its temperature continues to increase up to the 10 million Kelvin. जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नेबुला के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हुई, वहां से स्विरलिंग क्लाउड जनरेट हुआ, उस स्विरलिंग क्लाउड की वजह से हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या क्रिएट हो गया, एक्रीशन डिस्क क्रिएट हुई, जिसको हम कहते हैं प्रोटोस्टार कहते हैं। ऑलराइट, सो अब इवेंचुअली द पार्टिकल ऑफ द गैसेस एंड द डस्ट आर मेड सो क्लोज दैट दे are fused together, hydrogen atoms so fused together to form the helium, producing an immense amount of energy, जिसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटोस्टार से दोबारा स्टार कब बनता है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा कि जब भी आपका प्रोटोस्टार बनता है तो इसका टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसका टेम्परेचर 1 मिलियन होता है, 2 मिलियन केल्विन हो सकता है, 3 मिलियन केल्विन हो सकता है। लेकिन चूंकि प्रोटोस्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया ना स्टूडेंट्स, तो उस रिजल्ट में क्या होगा कि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, और फ्यूजन रिएक्शन की वजह से फ्यूजन रिएक्शन इंशाल्लाह पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से इनॉर्मस अमंगस अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है। ऑलराइट, ओके, ये अब एनर्जी प्रोटोस्टार का टेम्परेचर बढ़ाई जा रही है बेटा, और कितना ज़्यादा बढ़ा देती है, जैसे ही 10 मिलियन केल्विन से बाहर का टेम्परेचर होता है, मतलब 10 मिलियन केल्विन से ज़्यादा का टेम्परेचर पूरे के पूरे स्टार का होता है, प्रोटोस्टार का होता है सॉरी, तो अब प्रोटोस्टार एक नया स्टार बन जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यू बॉर्न स्टार या मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। ऑलराइट, तो जब तक टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन नहीं होता, हम स्टार को प्रोटोस्टार कहते हैं। जैसे 10 मिलियन केल्विन से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, हम प्रोटोस्टार को एक न्यू बॉर्न स्टार का नाम दे देते हैं। ऑलराइट, जिसको हम मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। ठीक हो गया। सो इस मेन सीक्वेंस स्टार की खास बात क्या होती है कि अब जरा देखिएगा कि इसमें अगेन वही बात होती है कि अंदर का जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, वो बाहर के प्रेशर से क्या हो रहा होता है, बराबर हो रहा होता है, इक्वल होता है। तो ये एक स्टेबल स्टार बन जाता है। अब ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है ये दो तरह का होता है, एक इसको हम कहते हैं लार्ज और एक को हम कहते हैं स्मॉल स्टार। अगर ये स्मॉल स्टार बनेगा तो ये हमारे सन जैसा बनेगा। ऑलराइट, और अगर ये लार्ज स्टार बनेगा तो ये हमारे सन से कई गुना बड़ा स्टार बनेगा। ठीक है, तो हमारा स्टार हमारा जो सन है बेसिकली ये एक स्मॉल स्टार है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले पढ़ा गया नेब्यूला के बारे में पढ़ा, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा डिस्टर्बेंस इन नेब्यूला के अंदर जब हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, तो उसके अंदर क्या जनरेट होता है, स्विरलिंग क्लाउड जनरेट होता है, लगातार कई साल जारी रहता है। ठीक है, और उस क्लाउड की वजह से अंदर हाई प्रेशर, हाई डेंस और हाई टेम्परेचर रीजन बन जाता है। साइडों से मॉलिक्यूलर क्लाउड्स को ब्रेक किया जाता है, कोर के अंदर ऐड किया जाता है ज़बरदस्ती, और एक कम्पैक्ट डिज़ाइन सी डिस्क वहाँ पे तैयार होती है, जिसको हम प्रोटोस्टार कहते हैं। और प्रोटोस्टार चूँकि इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता कि उसका टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन से ज़्यादा हो जाए, लिहाजा उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटोस्टार को स्टार बनाने के लिए उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करवाया जाता है। क्यों स्टार होता है, वो ज़ाहिर बात है बेटा, हाई टेम्परेचर की वजह से एटम्स करीब करीब आते हैं, कांटेक्ट होता है, कंपैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होता है और प्रोटोस्टार का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। इतना इंक्रीज होता है कि एट द लास्ट स्टेज प्रोटोस्टार का टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन से ज़्यादा होता है, तो वो एक स्टार बन जाता है स्टूडेंट्स। उस स्टार को हम कभी तो हम स्मॉल स्टार कहते हैं, जैसे कि हमारा सन बन जाता है, और कभी हम उसको लार्ज स्टार कहते हैं, जिसका मास सन से कई गुना ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्स की डेथ के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई कमेंट हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।